दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक है, जहां एक औसत भारतीय इंसान की वार्षिक आय करीब 50,000 रुपये ही है। वहीं एक औसत ऑस्ट्रेलियाई नागरिक की वार्षिक आय करीब 40 लाख भारतीय रुपयों के बराबर है। ऑस्ट्रेलिया का कुल क्षेत्रफल तो भारत की तुलना में करीब 2.5 गुना ज़्यादा है, किंतु यहाँ की जनसंख्या मात्र 2 करोड़ 60 लाख के आसपास ही है। यही वजह है कि इस देश का 80% हिस्सा इंसानों से विहीन है। यहाँ के नागरिक सिर्फ समुद्री किनारों के आसपास ही रहते हैं। मध्य और ऊपरी ऑस्ट्रेलिया का सारा हिस्सा सूखा रेगिस्तान है। इस गर्म रेगिस्तान में कुछ बेहद खतरनाक जीव भी पाए जाते हैं। इनलैंड ताइपन नामक ये सांप पूरी पृथ्वी का सबसे विषैला सांप है। कहा जाता है कि इस सांप का काटा इंसान सिर्फ 15 मिनटों में ही दम तोड़ सकता है। किंतु इस सूखे रेगिस्तानी इलाके की शान है कंगारू। कंगारू धरती के सबसे शानदार और अनोखे जीवों में से एक हैं। इसे ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु भी घोषित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 5 करोड़ कंगारू हैं, यानी यहाँ रहने वाले इंसानों की संख्या में 2 गुने। बेहद गर्म और विकट परिस्थितियों में रहने के मामले में कंगारू का कोई जवाब नहीं है। मध्य ऑस्ट्रेलिया में प्रति वर्ष मात्र 13 सेंटीमीटर ही बारिश होती है। इतने सूखे और कठोर मौसम में अपने प्राण बचाए रखने के लिए गर्मी और पानी की कमी की मार झेलनी पड़ती है। लेकिन कंगारू तो इस काम में माहिर हैं। इनकी कमर के बाल गर्मी को रिफ्लेक्ट करते हैं ताकि इनका शरीर ठंडा रहे। साथ ही अपने पैरों को अपनी लार से गीला करते रहते हैं। ऐसा करने से इनके हाथों से गुजरता हुआ खून ठंडा हो जाता है और ये ठंडा खून इनके पूरे शरीर को ठंडा रखता है। अधिक गर्मी होने पर कंगारू जमीन को खोदकर एक गड्ढा बनाता है और उसमें बैठकर अपने शरीर को ठंडा करने का प्रयास करता है। साथ ही ये पूरा दिन छांव में रहकर आराम करते हैं और केवल रात्रि के समय ही घास आदि खाना पसंद करते हैं। जहां इंसानों के शरीर में 60% पानी होता है, वहीं कंगारू के शरीर में 70% से अधिक पानी होता है, जिस वजह से ये जीव जल्दी से डिहाइड्रेट नहीं होता। तपती दोपहर में ये जीव 1 मिनट में 100 से भी अधिक बार सांस लेता है ताकि इसके शरीर को बेहतर वेंटिलेशन मिल सके। साथ ही ये पसीना निकालकर और हाँफकर भी अपने शरीर को ठंडा बनाए रखने में माहिर है। दोस्तों, कंगारू मौसम के हिसाब से यात्राएं करते हैं। ये बदलते मौसम को महसूस करने के मामले में कमाल का दिमाग रखते हैं। ये कई किलोमीटर दूर होती बारिश से फैली गीली मिट्टी की सुगंध को सूंघते हुए बारिश वाले इलाके की ओर तेजी से दौड़ लगा देते हैं। हालांकि इस गर्म रेगिस्तान में बारिश होना बेहद ही दुर्लभ है। पिछले कुछ दशकों के दौरान ऑस्ट्रेलिया में होने वाली सालाना बारिश में और भी अधिक कमी आई है। यहाँ हर साल भयंकर सूखा पड़ रहा है। कई बार तो पूरे वर्ष के दौरान एक बार भी बारिश नहीं होती। यहाँ बारिश का मौसम बनता तो है, किंतु अक्सर बिजलियाँ कड़क कर रह जाती है। सूखी घास में कई बार बिजली गिर जाती है और आग लग जाती है। हर साल ऑस्ट्रेलिया में करीब 20% वनस्पति और 10% जानवर इसी आग में जलकर मारे जाते हैं। यानी इन सूखे मैदानों में अगर कोई सबसे बड़ा कातिल है तो वो है आग। हालांकि तेज रफ्तार और ऊंची छलांग मारने वाले कंगारू जल्दी सी आग की चपेट में नहीं आते, किंतु आग लगने से घास का खात्मा हो जाता है और इस घास पर निर्भर रहने वाले कंगारुओं के भूखे मरने की नौबत आ जाती है। कंगारुओं की मुख्यतः 4 नस्ल पाई जाती हैं, जिनमें सबसे बड़े होते हैं रेड कंगारू। ये सर से लेकर पूंछ तक 7.5 फीट लंबे हो जाते हैं और इनमें 90 किलो से भी अधिक वजन होता है। रेड कंगारू के अतिरिक्त ईस्टर्न ग्रे, वेस्टर्न ग्रे और एंटीलोपियन नामक कंगारुओं की अन्य 3 नस्लें भी पाई जाती हैं। कंगारू 25 फीट लंबी छलांग मारते हुए करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। ये झुंड में रहना पसंद करते हैं। एक झुंड में इनकी संख्या हजारों में हो सकती है। झुंड में एक नर मुखिया होता है, जिसका हक सभी मादाओं पर होता है। यदि कोई अन्य कंगारू किसी मादा को हासिल करना चाहे तो पहले उसे प्रमुख नर को लड़ाई में हराना पड़ता है। ये एक दूसरे की गर्दन को पीछे धकाकर पिछले पैरों से वार करते हैं। इस दौरान ये अपना पूरा भार अपनी मजबूत पूंछ पर ले लेते हैं। कंगारुओं की पूंछ इनके लिए तीसरी टांग का काम करती है। आमतौर पर जो कंगारू अपने विरोधी की गर्दन को ज्यादा पीछे तक धकेलता है वही विजेता बनता है। यानी जिसके हाथ ज्यादा लंबे होंगे वही इस मुकाबले को जीतेगा। हालांकि ये लड़ाई एक दूसरे की जान लेने के लिए नहीं लड़ी जाती, अपितु केवल एक दूसरे की ताकत को जांचने के लिए लड़ी जाती है। यानी ये लड़ाई एक लड़ाई न होकर एक कुश्ती के ही समान है, जिसमें एक दूसरे को जख्मी नहीं किया जाता,
किंतु कई बार नाजुक पेट या टेस्टिकल्स में तेज लात लगने के कारण कंगारुओं को गंभीर चोट भी लग सकती है। मादा को केवल जीतने वाले कंगारू से ही मतलब है, हारे गए प्रतिस्पर्धी से मादा संबंध नहीं बनाती। जो विजेता होगा मादा उसी की होगी, क्योंकि एक विजेता से ही उन्हें बेहतर जीवन साथी और उनके बच्चों को बेहतर जिन्स मिलेंगे। दोस्तों, कंगारू धरती का सबसे बड़ा मार्सुपियल है। हिंदी में मार्सुपियल को धानी प्राणी कहा जाता है। ये वो जीव होते हैं जो अपने बच्चों को थैली में रखने में सक्षम होते हैं। मादा कंगारू लगभग हर समय गर्भवती रहती है। ये एक साथ ही 3 बच्चों को पालने का जिम्मेदारी भरा कार्य करती है। हैरानी की बात यह है कि ये तीनों बच्चे एक साथ पैदा नहीं होते, बल्कि इनकी उम्र में काफ़ी अंतर होता है। इनका गर्भकाल मात्र 35 दिन का ही होता है। नवजात कंगारू हैरतअंगेज रूप से छोटा होता है। ये गुलाबी रंग में मात्र 5 सेंटीमीटर यानी एक मूंगफली के साइज का ही होता है। इसे देखकर आपको लगेगा कि ये कंगारू का नहीं अपितु किसी चूहे का बच्चा है। बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद माँ कंगारू फिर से गर्भधारण को तैयार हो जाती है, जबकि नन्हा बच्चा रेंगता हुआ खुद ही माँ की थैली तक पहुँच जाता है। इस थैली में दूध उत्पादन के लिए 4 थन होते हैं। ये नन्हा बच्चा एक थन से चिपककर दूध पीता रहता है। इसी दौरान ये माँ थैली से बाहर अपने दूसरे बड़े बच्चे को भी दूध पिलाती है। ये दूसरा बच्चा करीब 1 साल का है, जो माँ की थैली में मुंह घुसेड़ कर बड़े मज़े से दूध पीता है। साथ ही एक अन्य बच्चा जो सबसे बड़ा है वो 2 वर्षों का हो चुका है। वो भी कभी कभार माँ की थैली में मुंह डालकर दूध पी ही लेता है। इस बड़े बच्चे को भी अभी सुरक्षित रहने के लिए माँ के सहारे की ज़रूरत है। एक साथ ही 3 अलग अलग उम्र के बच्चों को पालने वाली ये माँ कंगारू निश्चित रूप से ममता का सबसे बड़ा उदाहरण है। थैली में रहते बच्चे की आंख और कान करीब 3 महीनों में खुल जाते हैं और अब ये चूहे की बजाय कुछ हद तक कंगारू जैसा दिखाई देने लगता है। माँ अगले 7 से 8 महीनों तक इस बच्चे का वजन अपनी थैली में उठाकर ही घूमेगी और जैसे ही ये बच्चा थैली से बाहर आएगा तब तक इसका एक नया भाई या बहन जन्म ले चुका होगा। यानी कंगारू माँ की गोद सदैव हरी बनी रहती है। यदि किसी कारणवश मादा फिर से गर्भवती नहीं होती तो थैली से बाहर मौजूद इन बच्चों को दूध मिलता रहेगा। कई बार दूध पीने वाले ये बच्चे माँ से भी बड़े आकार के हो जाते हैं, किंतु फिर भी माँ का दूध पीते रहते हैं। वास्तव में माँ कंगारू जैसी ममता आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको रेगिस्तान में जाकर जानवरों को देखना है तो आपको पानी के निकट जाना चाहिए, क्योंकि सभी जीव पानी तलाश करते हुए पानी के निकट जरूर आएंगे। पानी के निकट कंगारू के साथ साथ एमू और कुत्ते जैसा दिखाई देने वाला डिंगो नामक शिकारी जीव भी आपको देखने को मिल जाएगा। अधिक गर्म मौसम के कारण पानी तेजी से सूखता है, जिस वजह से तालाब या नदियों के किनारों पर दलदल बन जाती है। प्यासे कंगारू अक्सर इस दलदल में फंस जाते हैं। ये फंसे हुए कंगारू डिंगो का आसान शिकार बन जाते हैं। इसके अलावा डिंगो छोटे कंगारुओं का दौड़कर पीछा करके उन्हें मार डालते हैं, किंतु एक वयस्क कंगारू कभी इन शिकारियों के हाथ नहीं आता, क्योंकि डिंगो की तुलना में कंगारू अधिक तेजी से और अधिक दूर तक दौड़ सकता है। यदि डिंगो का पूरा झुंड साथ ना हो तो कंगारू भागता ही नहीं बल्कि इन शिकारियों के सामने खड़ा होकर इन्हें खदेड़ देता है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले ताइपैन और ब्राउन स्नेक नामक जहरीले सांप भी कभी कभार कंगारू को अपने जहर का शिकार बना लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पेरेंटाइन नामक एक बेहद बड़ी छिपकली भी पाई जाती है। ये छिपकली जो 8 फीट तक लंबी हो जाती है, छोटे कंगारुओं को आसानी से मार डालती है। इसकी लार में बेहद घातक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इनके काटने के कुछ घंटों बाद ही कंगारू गंभीर संक्रमण का शिकार होकर मर जाते हैं। वैसे कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया में गर्म और रूखे मौसम के अलावा कंगारुओं का कोई खास दुश्मन नहीं है और यहाँ के मौसम में रहना और जीना कंगारुओं ने बहुत ही बेहतर तरीके से सीख लिया है। तभी तो इनकी संख्या में इतनी विषम परिस्थितियाँ होने के बावजूद भी लगातार वृद्धि होती जा रही है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।